हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बायोमोलिक्यूल्स के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ पॉलीसैकेराइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने माल्टोज की बात की, माल्टोज स्ट्रक्चर की बात की। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स? Polysaccharides are basically large number of monosac molecules joined together with the elimination of water molecules, means condensation polymer। कि एक्चुअल में हमारा जो पॉलीसैकेराइड्स है वो होते क्या है, जो हमारे मोनोसैक यूनिट है। मोनोसैक यूनिट मतलब जिसके अंदर एक एक जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये हमारी मोनोसैक यूनिट होती है। 7 यूनिट तक, मतलब 3 से लेके 7 यूनिट तक के जो मॉलिक्यूल होते हैं, 3 से लेके 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं जिनके अंदर, वो यूनिट होती है हमारी मोनोसैक यूनिट, जिसके अंदर हमारा एक ही फंक्शनल ग्रुप आए। सो जब हमारे बहुत सारे अमाउंट में मोनोसैक यूनिट कंबाइन होते हैं तो आपस में कंबाइन होने के बाद वो पोलोसैक यूनिट बनाते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोलोसैकेराइड। सो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब ये मोनोसैक यूनिट ज्वाइन होगी तो इनमें से वाटर का रिमूवल होता है। बेसिकली हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखी, जैसे ग्लूकोज की हो गई, फ्रक्टोज की हो गई, हमारी माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, तो इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम। अभी प्रीवियस लेक्चर में माल्टोज की बात की, तो उसके अंदर जब हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? वाटर का रिमूवल करते हैं और उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है दो मोनोसैक यूनिट के बीच में। तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? एलिमिनेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होएगा और मोनोसैक यूनिट कंबाइन होएगी, तब हमारा पॉलीसैकेराइड बनता है। अब पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, हमारा डेक्सट्रिन हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च और अमाइलम, यानी कि स्टार्च का दूसरा नाम ही क्या होता है? अमाइलम। अब हमारा ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। वो हमारी मोनोसैक यूनिट होती है। ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। फर्क क्या होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? ग्लूकोज के अंदर हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है, कीटोन के अंदर हमारा फ्रक्टोज के अंदर हमारा कीटोनिक ग्रुप आता है। तो वो उसका जनरल फॉर्मूला होगा C6H12O6, मतलब ग्लूकोज वगैरह का C6H12O6, ये होता है जनरल फॉर्मूला। किसका? जो हमारी मोनोसैक यूनिट होती है उनका, और उनके ही जो कॉम्बिनेशन होता है उनसे हमारी पॉलीसैक यूनिट बनती है। तो इन जो मोनोसैक यूनिट है इनके अंदर से हम वो वाटर रिमूवल कर दें और उनकी nth यूनिट को जोड़ दें तो हमारा पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गई, मोनोसैक यूनिट, इसमें से वाटर रिमूवल करेंगे। वाटर H2, मतलब यहाँ से दो H के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का, तो C6H10O5 बनेगा और इसकी nth यूनिट, उसी को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा पॉलीसैकेराइड। तो इसका ही जनरल फॉर्मूला हो गया। अब स्टार्च 2 टाइप्स के होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। होते दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज की nth यूनिट जब कंबाइन होती है तो हमारा स्टार्च या फिर अमाइलम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि भाई दोनों तो है तो अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस तो होगा कुछ। अब स्टार्च की अकरेंस के बारे में बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ n। अभी हमने स्टार्च का जनरल फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या था हमारा? C6H10O5 की nth यूनिट। तो उसमें nth यूनिट यहाँ पे 200 से 1000 के बीच में होती है और जो सोल्स टू सोल्स वेरी करती है। इट इज चीफ फूड रिजर्व मटेरियल और स्टोरेज पॉलीसैक ऑफ प्लांट्स। जो हमारा स्टार्च है बेसिकली ये क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। किसकी? स्टार्च की। तो स्टार्च वाइट एमोर्फस पाउडर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। कि जो हमारा स्टार्च है ये वाइट अमोर्फस पाउडर होता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एंजाइम, स्टार्च ब्रेक डाउन फर्स्ट टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन टू माल्टोज एंड फाइनली टू डी ग्लूकोज। मतलब एन यहाँ पे 200 से 1000 था, तो पहले जो स्मॉलर यूनिट में ये ब्रेक डाउन होएगा तो ये एन डैश, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमारी nth यूनिट थी वो ज़्यादा होएगी। किससे? जब बाद में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटेगा उससे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्च C6H10O5 एन की इसकी nth यूनिट यानी स्टार्च, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो अब क्या होएगा यहाँ पे? स्टार्च पहले nth यूनिट में टूटेगा, nth यूनिट स्मॉलर। जो अब हमारी जैसे स्टार्च है इसके इनिशियल स्टेज पे स्टार्च किस फॉर्म में है? C6H10O5N। अब यहाँ से स्टार्च स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन होएगा। अब जब स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन होएगा तो पहले स्टार्च की nth यूनिट थी, अब इसकी n डैश यूनिट हो जाएगी। तो nth यूनिट, ये वाली यूनिट इस वाली यूनिट से ज़्यादा होएगी। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च है अब स्मॉलर यूनिट में ब्रेक डाउन होता जा रहा है।
तो यहाँ पे यूनिट कम हो जाएगी, तो n यहाँ पे ये वाला n इस n डैश से बड़ा है। अब ये इसका वो होएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे C6H10O5 N डैश यूनिट। अब इसका फर्दर ब्रेक डाउन होएगा, जब C6H10O5 N डैश का फर्दर ब्रेक डाउन होएगा तो माल्टोज के अंदर, क्यों? क्योंकि माल्टोज की स्ट्रक्चर पढ़ी तब हमने पढ़ा था कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज इसी का ही कॉम्बिनेशन क्या है, माल्टोज, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे जो स्टार्च है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की nth नंबर ऑफ यूनिट है। माल्टोज और जो स्टार्च इसमें यही फर्क है कि माल्टोज के अंदर तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन स्टार्च के अंदर पता नहीं कितनी ज़्यादा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट 200 से 1000 यूनिट के बीच में वो कंबाइन होती है, फिर स्टार्च की फॉर्मेशन होती है। तब माल्टोज का फर्दर ब्रेकडाउन किस में होएगा, माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज के अंदर। क्यों? क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज तो ग्लूकोज के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। अब स्टार्च हमारा नॉन रिड्यूसिंग सैकेराइड है। नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जो टोलन रिएजेंट हो गया, बेनेडिक्ट रिएजेंट हो गया, इनको रिड्यूस ना कर पाए, जिसमें से हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म प्रेजेंट ना हो। इट मीन्स ऑल हेमी एसिटल OH ग्रुप ऑफ ग्लूकोज यूनिट एट कार्बन नंबर 1 आर नॉट फ्री बट आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कि इसमें क्या बोल रखा है कि अब जैसे हमारा उसकी स्ट्रक्चर थी माल्टोज की स्ट्रक्चर, उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज कंबाइन भले ही हो रहे हो, लेकिन जो एक अल्फा डी ग्लूकोज है उसके कार्बन नंबर 1 पे हेमी एसिटल फॉर्म डिस्टर्ब नहीं हो रही थी। वो हेमी एसिटल में ही थी, कीटल फॉर्म नहीं बन रही थी। हेमी एसिटल फॉर्म कौन सा फॉर्म? जिसमें हम कार्बन के ऊपर चेक करेंगे, उस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, H ग्रुप या फिर ईथर ग्रुप, ये वाला ग्रुप लगाओ तो इसका मतलब वो हेमी एसिटल फॉर्म है, और हेमी एसिटल फॉर्म होएगी तो मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन स्टार्च के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो कार्बन नंबर 1 के ऊपर हेमी एसिटल फॉर्म होती है वो हेमी एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमारा स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग सैकेराइड होता है। अब है 2 टाइप्स होते हैं स्टार्च के, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। नाउ अमाइलोज, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अमाइलोज है बेसिकली हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, 15 to 20% इसके अंदर स्टार्च होता है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, मतलब वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाता है, डिसोल्व नहीं होता। 80 से 85% तक स्टार्च होता है इसमें। अब अमाइलोज है हमारी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, अमाइलोपेक्टिन हमारी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। अमाइलोज मतलब स्ट्रेट चेन किसकी? अल्फा डी ग्लूकोज की nth यूनिट की स्ट्रेट चेन है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच्ड हो जाती है, मतलब इसके अंदर तो बेसिकली C1 और C4 बॉन्ड होता है, इसमें C1C4 और C1C6 की वजह 2 जगह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा, तो इसमें ब्रांच चेन हो जाएगी। लेकिन जबकि अमाइलोज है हमारा, ये हमारा स्ट्रेट चेन में ही रहेगा। अब अमाइलोज है ये डीप ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पे, जबकि अमाइलोपेक्टिन हमारा आयोडीन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। Now aqueous solution of amylose gives a blue color with iodine solution due to formation of an inclusion complex। कि जो हमारा अमाइलोज है उसका एक्वस सॉल्यूशन, अभी पढ़ा हमने कि हमारा जो अमाइलोज है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर देता है। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है किसका? अमाइलोज का, गिव्स अ ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ इनकल्सन कॉम्प्लेक्स। एक इनकल्सन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा अमाइलोज है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर देता है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो डीप ब्लू कलर नहीं देता। अब जो मैंने लिखा हुआ है कि इंकल्सन कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली होता क्या है कि इंकल्सन कॉम्प्लेक्स होस्ट गैस एडिशन कंपाउंड, मतलब बहुत बड़ी स्ट्रक्चर का एक कंपाउंड होता है इंकल्सन कॉम्प्लेक्स। नाउ अमाइलोपेक्टिन डज नॉट गिव कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, अभी बताया मैंने क्यों, क्योंकि अमाइलोपेक्टिन इंकल्सन कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करता, जिस वजह से कोई कलर भी नहीं देता। बोथ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन पॉलीमर्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों की दोनों हमारे किसकी यूनिट होती है? अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट होती है। अब 200 से 1000 यूनिट तक होती है। अमाइलोज मॉलिक्यूल के अंदर 200 से 1000 यूनिट तक की यूनिट होती है, और अमाइलोपेक्टिन जो वाटर इनसोल्यूबल है उसके अंदर 2000 to 3000 ग्लूकोज यूनिट्स होती है। नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज की स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा अमाइलोज है ये किससे फॉर्म होता है? अमाइलोज फॉर्म्स फ्रॉम अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स, और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कहाँ पे बन रहा था हमारा? C1 और C4 के बीच में, मतलब द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वर फॉर्मिंग बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। सो अमाइलोज
consist a straight chain structure. It is not branch chain structure. So linear polymer of alpha D glucose, helical structure, C1C4 bonding through alpha ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कैसे फॉर्मेशन हुई कि अब हमारी अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब की स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में बहुत ईजी से। उनकी जो ये फॉर्म है हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसको बनाने का सबसे ईजीएस्ट वे ट्रिक्स है, सब कुछ बताया हुआ है मैंने, तो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो। थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 इनके बीच में हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, सॉरी ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 इन दोनों के बीच में हमने ऑक्सीजन ड्रॉ कर लिया। अब बिलो द प्लेन ऑफ रिंग जो ये ग्रुप लगे हुए OH OH H OH H, ये ग्रुप हम जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थी, जो चेयर फॉर्म होती है ग्लूकोज की ओपन चेन फॉर्मूला, उसमें हमने देखी थी कि जो राइट साइड में जो कंपाउंड होते हैं, राइट साइड वाले कंपाउंड हमेशा बिलो द प्लेन ऑफ रिंग बनते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपाउंड होते हैं वो हमेशा अबव द प्लेन ऑफ रिंग बनते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है, एक बार देख लेना। तो वहाँ से ये हमारी अल्फा डी ग्लूकोज, ये हमारी अल्फा डी ग्लूकोज, सारी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है। अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये तो हमारा कार्बन नंबर 1 है जो हेमी एसिटल है। कैसे पता चला कि एक ही कार्बन पे H ग्रुप, एक ही कार्बन पे OH ग्रुप, एक ही कार्बन पे यहाँ पे ईथर वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा कार्बन क्या है, हेमी एसिटल कार्बन। अब हेमी एसिटल कार्बन नंबर 1 और इसकी कार्बन नंबर 4, ये इन दोनों के बीच में से वाटर रिमूवल होएगा, यहाँ पे लिंकेज बनेगा। कौन सा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बन रहा है जैसे नीचे बना रखा है ये वाला लिंकेज, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हुआ। तो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है और फिर मोनोसैक यूनिट कंबाइन होकर हमारा पॉलीसैकेराइड बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म कर रहा है, वाटर रिमूवल हो गया। सिमिलरली अब ये वाला कार्बन नंबर 4 के साथ तो हमने देखा कि इसका जो ये हेमी एसिटल फॉर्म थी, ये OH था, ये H यहाँ से निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो एक कार्बन पे H तो है, इथर ग्रुप भी है, लेकिन OH जो था वो डिस्टर्ब हो चुका। मतलब ये जो फॉर्म है ये हमारी हेमी एसिटल फॉर्म ना होकर के एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो हमारा ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं माना जाएगा, हमारा ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर माना जाएगा। दैट्स वाई जो स्टार्च होता है हमारा, स्टार्च, सेलुलोज, ये हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर। अभी फर्दर मैंने लिखा हुआ है कि कंटिन्यूसली अप्रोक्स 200 to 1000 यूनिट्स सिमिलरली जॉइंस बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद वाटर रिमूवल। कि अब जो हमारा एमाइलोज होता है इसकी स्ट्रक्चर में 200 से लेके 1000 यूनिट होती है, किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। वो आपस में कंबाइन होते हैं वाटर रिमूवल होने के बाद। तो उसमें क्या होएगा कि वाटर रिमूव होता रहेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होता रहेगा सेम एज इट इज। फर्दर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं कि अब हमने अभी डिफरेंस पढ़ा कि जो हमारा अमाइलोज होता है वो हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है, जबकि हमारा अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच भी बॉन्ड फॉर्म होएगा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होएगा। So highly branched polymer, large number of short chains each containing 20-25 D glucose unit which are joined with C1, C4 and C1, C6 alpha glycosidic linkage। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कर रखा है जस्ट कि अल्फा डी ग्लूकोज। अभी हमने जब अमाइलोज की स्ट्रक्चर पढ़ी है यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे वाटर रिमूवल हो रखा था और इन दोनों के बीच में हमारा ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रखा था। सेम ऐसे ही कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, इनके बीच कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। अब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कार्बन नंबर 1 था, ये वाला जो नीचे ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है ना कि एक चेन स्ट्रेट चेन यहाँ पे चल रही है, एक स्ट्रेट चेन नीचे चल रही, तो कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6 ये रहा कि 1 2 3 4 5 और ये ऊपर 6। तो कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 इन दोनों के बीच में लिंकेज बन रखा है। तो ये चेन फर्दर प्रोसीड होती रहेगी और आपस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगी बहुत ज़्यादा। सो जो अमाइलोपेक्टिन हमारी ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हुई और अमाइलोज हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हुई। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलुलोज की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।